क्योंकि पावर प्लांट एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जानना चाहता है, प्लस हर इंडस्ट्री में आपको पावर प्लांट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो यदि हम किसी और प्लांट के लिए तैयारी करें, सपोज दैट मैं सीमेंट प्लांट की बताऊंगा या स्टील प्लांट की, तो फिर क्या है, आपका रिज्यूमे में जो शो होता है ना, तो एम्प्लॉयर को लगता है ये तो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ के लिए, स्टील प्लांट के लिए या सीमेंट प्लांट के लिए। लेकिन यदि आप पावर प्लांट का एक एक्सपीरियंस डालते हो, तो पावर प्लांट का क्या है, हर इंडस्ट्री में पावर प्लांट आज की डेट में लग रहे हैं खुद के, तो इससे आपको एक प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। प्लस स्विच गियर सिस्टम में जो आप जाओगे तो हर इंडस्ट्री में आपको स्विच गियर सिस्टम को जानने का मौका मिलेगा, हर इंडस्ट्री में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे किसी भी स्टूडेंट को, जब वो प्रोफेशनली काम करता है तो उस समय स्विच गियर सिस्टम को जानना ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो भी नए नए मैंने देखे हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी नया था, ऐसा नहीं कि मैं अभी अपने बारे नहीं बताऊंगा, मैं भी कभी नया था, तो उस वक्त ये NONC वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया, मैं कमीशनिंग में भी रहा और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे वक्त लगा, क्योंकि मुझे भी सीनियर मिले थे, लेकिन किसी को इतना वक्त नहीं होता है कि आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के चला के दिखाए, कि हर चीज आपको समझाए दिखाए। और अच्छा, मेरी आवाज आ रही ना? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अगर कुछ भी इश्यू होता है साउंड में तो यहाँ पे मैसेज आप कर देना। ओके, ठीक है। तो ये जो NONC का जो खेल होता है ना किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल स्विच के सिस्टम में, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आप एक चीज बिठा लो कि यहाँ पे सब जगह आई ऑन माई माइक्रोफोन। आपकी आवाज मगर आई नहीं मुझे, मिस्टर सत्यजीत, नॉट हियर योर साउंड। आप लोग सब हिंदी समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, ऐसा तो नहीं ना? फिर उनके लिए सेपरेट क्लासेस लेनी होगी। हाँ, मुझे कुछ साउंड आई थी इसलिए मैंने पूछा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो स्विच गियर सिस्टम और प्लस प्लांट, जहां जहां पे भी मुझे लगे कि अब स्विच गियर सिस्टम को समझना है, तो आपको वहां पे वो चीजें देखनी पड़ेंगी। तो MCC, PCC, HT पैनल्स, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा, और इन प्लांट ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर देखा जाए तो इन प्लांट ट्रेनिंग जो आप लोग करते, इंटर्नशिप करते, तो वहाँ पे भी देखने को मिलती है। लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं वहाँ पे A to Z आपको फाइनल कोर पर दिखा रहा हूँ। मेरे पास जो भी लेसन है उसमें आप और डीपली जाओगे, और प्लस मैं इंडस्ट्री के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। और पावर प्लांट हमारा टॉपिक चल रहा है, पावर प्लांट प्लस स्विच गियर सिस्टम। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम सबसे पहले आते हैं अपने स्क्रीन शेयर पर। स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा है, और हम पहुंचते हैं अपने स्क्रीन पे। फोकस करना है, इसको समझना है कंप्लीटली। अगर ये आप सीख गए ना, समझ गए, तो इसके बाद आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ये उसी कोल हैंडलिंग प्लांट का एक DOL सर्किट है। प्लांट का सबसे इजी ड्राइंग स्विच गियर का, क्योंकि DOL ऐसा भी इजी रहता है, और ये छोटा सा है, 7.5 to 37 किलोवाट जो हमारे मोटर्स लगी हुई है बेल्ट की। तो वहाँ पे ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 7.5 का ही देखेंगे, इससे ऊपर का भी देखेंगे, 185 किलोवाट का भी देखेंगे, उससे भी ज़्यादा का देखेंगे, HT का भी देखेंगे। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ईजी है।
कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ वक्त बिताओगे तो आप इजीली समझ सकते हो। मैं खुद आपसे पूछूंगा, और जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूँ तो मुझे आपके टेक्स्ट नज़र नहीं आते। तो यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस वक्त, तो आप मुझसे मतलब वॉइस चैट कर सकते हो उस वक्त, ताकि मुझे पता चले कहीं पे यदि आप फंस रहे हो तो आप इजीली अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर सको। ये सेम सर्किट मैं आपको हार्डवेयर में दिखाता हूँ। ये सेम सर्किट मैं आपको हार्डवेयर में दिखाता हूँ। हार्डवेयर में कुछ ऐसा नजर आएगा। ये है, ये जिस ड्राइंग को मैंने आपको दिखाया सेम वही सर्किट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, उसी मॉड्यूल की। 7.5 to 37 किलोवाट का एक मॉड्यूल है, और ये 18 किलोवाट का है। ठीक है। और पावर प्लांट का जिस ड्राइव को मैं दिखाया था आपको, बैक फिल्टर, जो मैंने बार बार कहा था कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, तो उसका है ये। नहीं, ये बैक फिल्टर का नहीं है, ये एक बेल्ट का ही है। 18 किलोवाट एक बेल्ट का ही है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको नजर आ रहे होंगे ये जो पोर्शन है ये आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम क्या होगा, जब भी हम उसको ऑन ऑफ करते हैं तो आइसोलेटर फ्यूज के कांटेक्ट में आ जाता है। फ्यूज के थ्रू फिर पावर नीचे चला जाएगा। पावर मीन्स 3 फेज सप्लाई, RYB आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर अभी आइसोलेटर हमारा ऑफ है, आइसोलेटर ऑफ है, इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेशन है यहाँ पर एक छोटा सा, ये कॉर्नर मेरे कर्सर पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर एक इंडिकेशन नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे ग्रीन की तरफ है। ग्रीन मतलब सेफ, रेड मतलब डेंजर, मतलब पावर, पावर दैट इज डेंजर। तो अभी ऑफ किया हुआ कंडीशन है ये, तो इससे भी आपको पता चल जा रहा है कि ये ऑफ कंडीशन में है, और रेड यहाँ तक है ऑन है। ओके, तो ऑफ कंडीशन में पावर आपका यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक भी नहीं, पीछे है वो सेक्शन, RYB पीछे में। और यहाँ तक पावर इसलिए है क्योंकि ये जो फीडर है ये डायरेक्ट MCC से कनेक्ट है। MCC क्या है, मोटर कंट्रोल सेंटर। इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल एक साथ उसमें अटैच रहते हैं, और पीछे एक कॉमन बस बार होता है। बस बार बोले तो क्या, जिसमें मेन बस मतलब एल्युमिनियम की पट्टियां होती है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, और उस बस बार से ये जो हमारा मॉड्यूल है कनेक्ट है। ये पूरा मॉड्यूल इसको कहते हैं फीडर। ये जो टेक्निकल टर्म्स मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें आपको बाद में भी यूज़ करनी है, तो आप मेरे साथ रहते रहते इनको भी सीख जाओ। इसको मॉड्यूल कहते हैं, इसको फीडर कहते हैं, है ना। तो ये कहीं पे भी आप जब बातें करेंगे किसी से टेक्निकली, तो ये मॉड्यूल फीडर इस तरह की बातें चलती हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमारा किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे कोई भी इजीली समझ जाएगा कि मॉड्यूल बोल रहे हो तो किसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूज। फ्यूज कनेक्ट कब होगा इस सर्किट के साथ, जब हम इस आइसोलेटर को ऑन करेंगे। ठीक है, इसके बाहर एक आइसोलेटर हैंडल रहता है, ये तो अभी ओपन है बाहर, तो मैं आपको अंदर का दिखा। तो अभी ओपन है। जब आप इसको आइसोलेटर को ऑन करते हैं तो फिर ये फ्यूज जो है ये लाइन में आता है, फ्यूज कनेक्ट कर देगा RYB के साथ इसे कॉन्ट्रेक्टर को। ठीक है, अब पावर क्या है, RYB आपको कॉन्ट्रेक्टर के इस एंड में मिलेगी, इस एंड में, यहाँ तक मिल गई। और निचला एंड जो है कनेक्ट है यहाँ पे ओवरलोड से। ओवरलोड में सेट किया हुआ है, सपोज दैट कि 18 किलोवाट का है, तो 18 तो मान लिया 30 एम्स पे इसका सेट है। 30 एम्स से ओवर होगा तो फिर ओवरलोड के अंदर का जो स्ट्रिप होता है बायोमेटालिक वो गर्म होने लगता है, और उससे थ्रू एक कंट्रोल सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, और हमारा
ये फीडर ट्रिप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ पावर को दिखा रहा हूँ आपको, तो पावर के हिसाब से पहले चलिए कि हमारा पावर सर्किट क्या है। पावर सर्किट क्या है, ये वाला जो दिख रहा है पावर, जो मोटर को जा रही है, जो पावर जा रही है दैट इज पावर सर्किट, और जो कंट्रोल कर रही है इसको दैट इज कॉल्ड कंट्रोल सर्किट। क्योंकि यदि हमें पावर सर्किट में काम करना पड़ता तो इजीली हम यहाँ पे आइसोलेटर एक एमसीबी डाल देते और सीधा हमारा 3 फेज सप्लाई मोटर में जाता। लेकिन ऑटोमेशन क्या होता है इंडस्ट्री में, ऑटोमेशन ये है कि यहाँ पे कोई उसको ऑन करने के लिए नहीं है, फील्ड में भी कोई उसको ऑन करने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें कंट्रोल रूम से, तो इनका एक सर्किट होता है। थोड़ा बहुत आपको 19-20 मिल सकता है, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि इंडस्ट्रीज में सर्किट कैसे काम करते हैं, तो ये वही सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन, कोई भी हो, सबको इसमें काम करना है। और इंडस्ट्री में क्या होता है, सबों को पता होना चाहिए। मान लिया आप बहुत अच्छे पोस्ट पे जा रहे हो, आपके अंडर में भी तो एक टीम है ना, तो टीम यदि काम कर रही है तो किसी जगह पे वो जब रुकेगी तो आपको वहाँ पे जाकर उनको एक्सप्लेन करना है कि ठीक है इस तरह से आप लोग काम कीजिए। तो पूरे टीम की सुरक्षा सबके साथ है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल में जो भी काम कर रहे हैं सबों को सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, इसमें हमें अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना पड़ता है। तो सिस्टम को भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो मेरा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जहाँ है, डिज़ाइन जैसा है, मुझे वहीं पे ही कनेक्ट करना है। तो वोल्टेज में काम करते हुए कुछ चीज़ें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, ताकि आप लोग इन फ्यूचर कभी ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाकई में न्यू जॉइनर को इंडस्ट्रीज में पता नहीं होती है। तो उस वक्त जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनके सीनियर्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनको गाइड करता है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं भी आपको गाइड करने वाला हूँ, और बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो सिंपली देखो आप, RYB इस फ्यूज से होते हुए इस कॉन्ट्रेक्टर में आ रहा है, उसके बाद तीनों फेज इस ओवरलोड से होते हुए मोटर को जाएगी। मोटर का कनेक्शन आपका इस साइड में, इस साइड में, ठीक है। मतलब इसके पीछे भी केबल है, केबल कनेक्ट है जो कि मोटर को जा रही है। तो सिंपल है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर पर मैंने एक वीडियो भी डाली है, और जिनको कॉन्ट्रैक्टर नहीं पता आप उनको जरूर देख लें। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, उसके थ्रू स्विचिंग होती है अंदर में। तो पावर कॉन्ट्रैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन पावर कॉन्ट्रैक्टर में क्या हो रहा है, ये पावर के लिए काम किया जा रहा है। और ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, इसमें NONC वगैरह हो सकती है, NONC वगैरह हो सकती है ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में, ठीक है। इसमें पावर 3 फेज पावर, जैसे मोटर वोटर को चलाने के लिए ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं होती। पावर मीन्स पावर के लिए कॉन्ट्रैक्टर, और ये ओवरलोड बीच में सिटी इसलिए दिया गया ताकि मीटर, जो सामने एक मीटर हो, उससे हम करंट देख सकें। तो सीटी देने की जरूरत क्यों पड़ गई, सीटी दैट मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड का करंट 30 है मान लिया, तो इसका रेशियो यदि 30/1 है, तो 30 एम्स यदि प्राइमरी में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी एंड में 1 एम्स करंट फ्लो करेगा, जो कि एक मीटर बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम डायरेक्ट 30 एम्स में जोड़ दें मीटर को, तो फिर वो जल जाएगा। इसलिए करंट को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है सीटी लगा के। तो उसका यूज आगे आपको चलकर प्रोटेक्टिव रिलेज में भी देखने को मिलेगा, और भी कई सारी चीजों में, ज्यादातर ये मीटरिंग और रिले प्रोटेक्शन
CT PT, इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम पूरी सर्किट को समझेंगे। यहाँ पे एक नज़र आप देख लो, ये हो गया इसका पावर सर्किट, जिसमें एक कॉन्टेक्टर है, सॉरी आइसोलेटर है, एक कॉन्टेक्टर है, एक ओवरलोड है, और एक साथ में इसके जस्ट पैरेलल में कैसे बोल रहा हूँ मैं, फ्यूज के साथ अप एंड डाउन दोनों में देखो आप, RYB ये भी जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे पावर RYB, और वो कनेक्ट है इसके, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पीछे में भी रेड, ग्रीन और ब्लू वाला इसके इन दोनों के पीछे छिप गया है, नीचे विजिबल है ये लो ब्लू। इसको कहते हैं फ्यूज फेलियर रिले, फ्यूज फेलियर रिले। और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें देखने के लिए जब भी आप इसमें काम करोगे तो आपको सर्किट डायग्राम देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो मैंने देख लिया, सपोज कि आप यहाँ पर आए, आपने देखा यहाँ पर, लेकिन इसको देखकर क्या कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आएगा। सिर्फ ये दिखेगा कि यहाँ पे इतने सारे वायर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पे मुझे अटैक करना है ताकि मैं प्रॉब्लम को ढूंढ सकूं, उसके लिए मुझे सर्किट डायग्राम्स रीड करने आने चाहिए। तो कहीं पे भी आप जाओ इंडस्ट्री में, हर जगह पे आपको सर्किट डायग्राम्स मिलेंगे, चाहे एक VFD पैनल का हो, चाहे MCC पैनल का हो, HT पैनल का हो, PCC हो, चाहे कोई सेपरेट एक इंडिविजुअल कोई मोटर का पैनल हो, वहाँ पे भी आपको साथ में एक मैनुअल आएगा उसका, और साथ में उसकी पावर सर्किट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम उसका प्रिंटेड वाला मिलेगा, NONC दिखेगा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें जो आप देखोगे यहाँ पे, तो उनको पढ़ने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, और साथ ही पावर प्लांट भी देख रहे हो आप। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उसके सर्किट पे, और इस पे आप ध्यान दो जरा से। सेम चीज मैंने बताया, ये है हम आइसोलेटर, और 3 फेज वायर कनेक्ट है पीछे बस बार से, RYB, ठीक है। ठीक नीचे उसके कॉन्टेक्टर एक है, पावर कॉन्टेक्टर, उसके नीचे आपको मिल रहा है ओवरलोड रिले, और उसके राइट साइड में भी आपको उसका जो कॉन्टेक्ट यूज होता है, जिन्होंने भी, यदि आपने बनाया है ड्यूअल सर्किट का डायग्राम कंट्रोल वाला, तो उसमें जो आप खींचते हो ना स्टार्टिंग में, सबसे पहले कंट्रोल वाले में यही वाला रहता है वो, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारा ये RYB मोटर को कनेक्ट दिखला रहा है, और बीच में एक CT लगाई गई है, और उसका सेकेंडरी एंड एक मीटर से जुड़ा हुआ है, एमीटर इसलिए ताकि पैनल में हम देख सकें कि ये जब ड्राइव चलती है तो ये कितना करंट ले रही है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अभी जैसे सपोज सिर्फ इस CT की लाइन में आप देख रहे हो, यहाँ राइट साइड में एक लिखा हुआ है, रिमूव शॉर्टिंग लिंक व्हाइल कनेक्टिंग रिमोट एमीटर। CT को कभी भी ओपन नहीं, पावर नहीं है तब अलग बात है, वो करंट नहीं जा रही है, जिसमें CT लगी है वो अभी इलेक्ट्रिकली वो पावर सप्लाई नहीं है उसमें, देन इट इज ओके। लेकिन यदि मान लिया आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उस वक्त यदि सोचते हैं कि चलो मुझे एक रिमोट एमीटर लगाना है, तो ये 70 ये वाला TV नंबर 2425 यहाँ खोल लेता हूँ, और इससे मैं रिमोट का एमीटर कनेक्ट करता हूँ, मतलब मुझे खोलना पड़ेगा वायर को कनेक्ट करने के लिए, इस तरह। तो ये जो लिंक है कभी भी पहले नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? यदि आप इसको पहले खोल दोगे, दैट मीन्स CT अभी ओपन हो गया है, इधर एमीटर भी कनेक्ट नहीं है, कोई दूसरा वाला एमीटर, यदि मैं इसके चाहूँ तो सीरीज में 3-4 जितने भी मैं एमीटर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक पैनल में एमीटर लगा हुआ है, और ये हमारा, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं एक मोटर एंड में भी एक एमीटर में लगाऊंगा,
मैं क्या करूंगा, सीरीज में कनेक्ट करने के लिए यहाँ से सप्लाई दूंगा और यहाँ से सप्लाई दूंगा, जब जाकर एमीटर को कनेक्ट होगा। ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए कि मैं एमीटर कनेक्ट किया ही नहीं हूं और इसको मैंने ओपन कर दिया। इसलिए क्योंकि यदि ये प्राइमरी सपोज इसमें 30, इसमें 1, 30/1 इधर 30 एम्स है, तो उसी का रिड्यूस करके यहाँ पे करंट कितना हो रहा है, 1 एम्स। लेकिन अगर 30 गुना करंट कम हो रहा है तो 30 गुना वोल्टेज भी यहाँ पर बढ़ जाएगा इस एंड में, अगर ये ओपन करके रखा तो, जो कि एक करीब करीब 600 वोल्ट होगा। और किसी को भी वो गिराने के लिए काफ़ी है 6600 वोल्ट। एमीटर करंट उसमें कम है लेकिन 6600 वोल्ट तो है। इसलिए कभी भी सीटी को ओपन नहीं रखते, ये चीज़ आप मन में बिठा लो। जब भी कनेक्शन करना है सीटी में, तो सीटी के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि सीटी जो है हमारा वो ओपन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल लिंक, शॉर्टिंग लिंक भी दिया होता है, वो हार्डवेयर में आप देखोगे। फिलहाल मैंने फिर से पावर सर्किट आपको समझाया इस तरह से कि 3 फेज RYB है, हमारा ये आइसोलेटर कनेक्ट है, आइसोलेटर के नीचे हमारा एक कॉन्टेक्टर जो कि अभी ओपन है, ये अभी चार्ज नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे ओवरलोड है, उसके नीचे फिर हमारा ये मोटर को पावर जाने को है। राइट साइड में ये हमारा होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। किसी भी एमसीसी में जो मॉड्यूल होता है उसके राइट साइड में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नजर आएगा आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये भी देखेंगे हम, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा सर्किट आप समझ लें ये काम कैसे कर रहा है। उसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से बनाया है, सेम चीजें आप इस पे ध्यान दो। RYB ऊपर हमारा बस है, नीचे ये आइसोलेटर जिसमें 3 फ्यूज कनेक्ट है, और उसके जस्ट पैरेलल में हमारा फ्यूज फेलियर रिले, और फिर हमारी आइसोलेटर से नीचे ये कॉन्टेक्टर, उसके नीचे ओवरलोड रिले, फिर ये हमारा मोटर, और बीच में सीटी भी मैंने दिखाया है। अब आइसोलेटर के जस्ट साथ में उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। जब मैं आइसोलेटर को ऑन करता हूँ, लाइन में लेता हूँ, तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है। मतलब इस एंड में भी आपको पावर दिख रहा है 110 का कंट्रोल वाला। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्या होगा, ये मैंने क्लोज किया, फिर से देखो ये मैंने क्लोज किया, इसका ये कॉन्टेक्ट भी लाइन में आ गया। और ये जो 110 कंट्रोल सप्लाई है ये हमारी चली गई ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टेक्ट में। एनसी मतलब जो नॉर्मली क्लोज होता है। तो ये कंडीशन में तो यहाँ से भी वो जो पावर है कंट्रोल वाली सप्लाई है, ये हमारा है फ्यूज फेलियर रिले। इसके भी साथ ये हमारा पावर वाला है और ये उसका कंट्रोल का एक पार्ट है जो कि कंट्रोल में यूज हो रहा है। उसी तरह हमारे ये आइसोलेटर में भी ये पावर वाला पार्ट है और एक कंट्रोल के लिए भी एक छोटा सा एक कॉन्टेक्ट साथ में यूज हो रहा है। जिस तरह हमारा आइसोलेटर ये ओवरलोड के साथ ये हमारा छोटा सा ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज हो रहा है, सिमिलरली ये फ्यूज फेलियर रिले के लिए भी यहाँ पर एक उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर। पावर यहां तक अभी पहुंच गई। अब ये कॉन्ट्रैक्टर को जैसी सप्लाई मिलेगी, जिसका कॉइल वोल्टेज है 110, कॉइल वोल्टेज 110, जैसे ही सप्लाई मिलेगी तो ये कॉन्टैक्ट यूं इस तरह लगेगा
और 3 फेज सप्लाई सीधे मोटर को चली जाएगी, मोटर हमारी रन करने लगेगी। फर्स्ट स्टेज में बता रहा हूँ, ये जो कंट्रोल का है ये अभी फर्स्ट स्टेज में ही है, लेकिन सर्किट को आप लोग समझो। कॉन्ट्रैक्टर हमारा जैसे ही अगर एनर्जाइज हुआ कि 3 फेज सप्लाई सीधे मोटर को चली जाएगी और मोटर हमारी रन करेगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया, क्लोज करती उसका ये कॉन्टैक्ट लाइन में आया जो कि ओवरलोड से होते हुए यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको भी यूं लाइन लेता हूँ। फ्यूज फेलियर रिले को जैसे ही मैंने लाइन में लिया, उसका ये कॉन्टैक्ट जो है ये भी हमारा क्लोज कंडीशन में आ गया, मतलब कॉन्टैक्ट बना रहा है। तो ये 110 का जो पावर है आपका ये स्टॉप बटन में चला गया। अब जैसे ही मैं इसको, स्टार्ट बटन है ये, स्टार्ट बटन से मैंने इसको प्रेस किया तो ये पावर हमारी चली गई यूं इस कॉन्टैक्टर को, और ये कॉन्टैक्ट बन गया। फिर से देखिए ये ऐसा हुआ, ये इस तरह, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को 110 मिल रहा है जैसे ही, तो इसका कॉयल जो है अंदर एनर्जाइज हो रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, उसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहे हैं, और ये क्लोज होते ही 3 फेज सप्लाई मोटर को चली जा रही है, मोटर हमारी रन कर रही है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट पावर सर्किट में? पावर सर्किट में किसी को डाउट है तो आप पूछो यहीं पर, हमारे पास वक्त है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल है ना। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वही फीडर है जितना भी कंट्रोल वायरिंग है वो यहाँ पर कनेक्ट है अंदर से, है ना। अब होता क्या है कि ये जो मॉड्यूल है डिटैचेबल होता है, आप इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। कभी कभी इन इमरजेंसी यदि आपके पास वक्त नहीं है तो ये पूरा मॉड्यूल स्पेयर में भी मौजूद रहता है हर एमसीसी में। जैसे मान लिया 18 किलोवाट का 4 मॉड्यूल, उसमें 4 फीडर है, तो एक 18 किलोवाट का एक स्पेयर भी रहेगा। तो स्पेयर कब काम आएगा? यदि किसी एक में प्रॉब्लम आ गई, मैंने उसको बाहर सीधा बाहर कर दिया, मान लीजिए जल गया कहीं पे, कुछ फ्लैश व्लैश हो गया, अब हमारे पास उतना वक्त नहीं कि हम उसको रिपेयर कर लें तुरंत, तो मैं क्या करूँगा, सीधा मॉड्यूल निकालूंगा, दूसरा डालूंगा। जब दूसरा डालूंगा तो फिर से वायरिंग करनी पड़ेगी क्या उसकी? नहीं, फिर से वायरिंग करने की जरूरत नहीं। ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर अपना काम करता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है? एक सेकेंड, ये ना, यहाँ पर आप देखो G12 दिख रहा है, थोड़ा सा डस्टी है, इसकी ग्लोरी उसमें तो विजिबल होगा। G1, G2, देन G6, G7, G8, टीवी नंबर 1, टीवी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है यही वाला आप दिखाया है, नजर आ रही है, वो सेम यही चीज है।
7 8 खाली है, 9 10 में भी कुछ नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 में है। और ये जो पीले रंग के जो हैं इनको कहते हैं फेरूल, FERRULE। ये होते हैं एड्रेस। यदि आप ड्राइंग में पढ़ोगे तो 12 नंबर टीवी में G10 यदि है तो G10 आपको हार्डवेयर में भी यही मिलेगा। 14 नंबर में G6 है तो हार्डवेयर में भी आपको G6 मिलेगा। दो हैं वायर, दोनों में G6 है तो वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो यही है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, राइट, इस पे मेरा अभी कर्सर जा रहा है, यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। और आपको उस ड्राइंग में आपको ये सारी चीजें विजिबल हो रही होंगी। अब ये मॉड्यूल बाहर अंदर बाहर होता है, कहीं पे दिखता है क्या? ये मीटर है, स्टॉप बटन, ओवरलोड का रीसेट। ये देखो राइट साइड में मेरा अभी कैमरा जा रहा है, राइट साइड में कैमरा जा रहा है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहाँ स्लाइड होते हैं वो भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये पूरा जो है यहाँ पे भी समझो कि एक पट्टी टाइप की होती है सबके लिए, हर टीवी के लिए अलग होती है सेपरेट, जो कि राइट हैंड साइड से भी आपको ये कांटेक्ट मिल रहा है। ये फिक्स कांटेक्ट है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये फिक्स कांटेक्ट है, ये एमसीसी के साथ ही मिलेगा। लेफ्ट साइड में मैंने जो मॉड्यूल दिखाया वो डिटैचेबल होता है, वो बाहर अंदर बाहर किया जा सकता है। राइट साइड में फिक्स होता है, तो जब वो अपना सर्किट में लग जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो इसके साथ उसका कनेक्शन हो जाता है। जैसे 110 वोल्टेज आया हुआ है, वो राइट साइड में यहाँ इस फिक्स कॉन्टेक्ट में आया है 1 और 2, यहाँ पे भी दिख रहा है 1 2, G1 G2 यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, तो 110 यहाँ पर भी है। तो जब मॉड्यूल अंदर जाकर लगता है तो उसका लेफ्ट साइड में जो था वो इसके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाता है, और अंदर मॉड्यूल के अंदर जो भी पावर है कंट्रोल वाला वो चार्ज हो जाता है। जिस तरह पावर कॉन्टैक्ट के साथ वो कनेक्ट हो जाता है एमसीसी के बस बार में, उसी तरह कंट्रोल भी यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्ट होता है। ये राइट साइड में जो भी है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए RYB जो है पीछे, ये मोटर को यही वाली जा रही है लीड, ये जा रही है केबल सीधे मोटर, यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ से मोटर की लीड आपकी कनेक्ट है और ये पावर मोटर को जा रही है इस तरह। तो ये जो है साइड में जो बने हुए हैं इसी को कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से आने के बाद फिर वो मार्शलिंग बॉक्स में जाता है। मार्शलिंग बॉक्स, मार्शलिंग बॉक्स क्या है? मार्शलिंग बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारा वही एमसीसी है। तो जैसा इस तरह से बहुत सारे फीडर लगे हुए हैं, फिर से देखो ध्यान, ये एक लगा हुआ, ये एक है ना, ये एक है, ये एक है, उसके नीचे ये एक है, को लैंडिंग प्लांट, सीटी रेशियो 1250/1 एम्प्स। मतलब ये जो यहाँ ये करंट दिखा रहा है ना, ये जिस सिटी से आ रहा है उसका रेशियो है 1250/1 एम्प्स। ये एयर सर्किट ब्रेकर, इस तरह से कितने सारे आपको दिख रहे हैं ना। तो ये जो एमसीसी पैनल है ये को लैंडिंग प्लांट का एमसीसी पैनल है, सीपीपी का, दैट मीन्स हमारा जो थर्मल पावर प्लांट चल रहा है उसका। ये वाइब्रो फीडर हो गया, वाइब्रो फीडर 22, वाइब्रो फीडर में 2 मोटर लगी हुई थी, आपने देखी होगी, तो 2 यहाँ पर आपको नजर आएंगे मीटर। ये देखिए ऊपर का एक दिख रहा है, नीचे का भी एक नजर आ रहा है, मतलब एक साथ 2 मोटर को पावर जाती है, ट्विन ड्राइव कहते हैं इसको।
तो इस तरह आगे पीछे सब तरफ इसके मॉड्यूल बने हुए हैं और इससे पूरा कोलैंडिंग प्लांट सिस्टम चार्ज। ये इस सेक्शन को कहते हैं मार्शलिंग बॉक्स। ये जो जहाँ पर ये टैग बना हुआ है ना, ये डेंजर का, तो ये मार्शलिंग बॉक्स इसी को कहते हैं। जितने भी साइड से फिक्स कांटेक्ट आपको दिख रहे थे ना, उस फिक्स कांटेक्ट से वायर यहाँ पर भी आए होते हैं मार्शलिंग बॉक्स में, और वहाँ पे भी टीवी बने होते हैं, वहाँ पे वो कनेक्शन होता है। यहीं से कुछ वायर्स जाते हैं फील्ड में, जो मोटर में स्टार्ट स्टॉप जो बगल में लगा होता है वहाँ चले जाते हैं, और कुछ वायर्स डीसी से कनेक्ट हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट, इस मार्शलिंग बॉक्स के अंदर से ही। तो जब भी हम फॉल्ट को ट्रेस करते हैं तब मॉड्यूल में नहीं चेक करते हैं, पहले आते हैं इस मार्शलिंग बॉक्स को ओपन करते हैं और उसके बाद हम फिर देखते हैं मार्शलिंग बॉक्स का कहीं पे हो। पावर सर्किट, नहीं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, मार्शलिंग बॉक्स में दिखा दूंगा। तो ये वही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 1 2 G1 G2 G6 G7 G8 G9। मतलब ये जो वायर्स आपको नजर आएंगी, आपको कंट्रोल सर्किट जब आप देखेंगे तब उस पूरा नजर आएगा। जैसे ये 110 AC वोल्ट हमारे कंट्रोल बस में आया ना 1 और 2 में फिक्स कांटेक्ट में, फिर वहां से इस साइड में फिक्स कांटेक्ट है जो कि 110 वोल्ट से कनेक्ट है MCC का, और ये 110 1 और 2 नंबर टीवी आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है। अब वहां से वायर जो कनेक्ट है G1 G2, देखिए आप, एक नंबर में G1 है, 2 नंबर में G2 है। G2 MCB के बाद G4, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल आपका कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से फेरूल आपको नजर आएंगे। ये वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 जो दिखा हुआ है, ये वही चीज है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो पावर सर्किट को फिर से देखिए, ये हमारा फ्यूजेस 1 2 और 3 है, उसके जस्ट पैरेलल में फ्यूज फेलियर रिले क्यों लगा है। अगर एक भी फ्यूज ब्लो कर जाता है, दैट मीन्स उड़ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए आप मानो कि यहाँ से 30 एम्स फ्लो कर रहा है, 30 एम्स 30, उसके ठीक पैरेलल में मैंने एक MCB लगा दिया है। थोड़ी देर के लिए आप इसको MCB की तरह समझने की कोशिश करो। MCB आपने देखा होगा ना, घरों में भी लगा है। MCB क्या होता है उसमें कि अगर एक ओवर रेटेड करंट में वो ट्रिप कर जाता है, जैसे वो अगर 6 एम्स का MCB है और यदि शॉर्ट सर्किट या किसी चीज की वजह से जब उससे करंट ज्यादा बहता है तो MCB क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखो, अगर एक भी फ्यूज ब्लो करता है, ये 30 एम्स को झेल रहा है, 30 एम्स को ये पास होने दे रहा है, उसके जस्ट पैरेलल में ये जो MCB है दैट इज एक्चुअली फ्यूज फेलियर रिले। लेकिन अगर एक भी फ्यूज फेल होता है, मोटर तो हमारा 30 एम्स ले रहा है, उसको वो इधर से लेने की कोशिश करेगा। अगर ये फ्यूज फेल हो गया तो ये इधर से लेने की कोशिश करेगा इस तरह। लेकिन ये 30 एम्स का नहीं है, ये 30 एम्स का नहीं है, ये हार्डली 1 या 2 एम्स उतना ही फ्लो होने देगा। उसके जहां ऊपर गया तो ये ट्रिप हो जाएगा, एक ओपन हो जाता है, तो उसके साथ का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी ओपन हो जा रहा है। तो यदि वो ओपन हो जा रहा है और वो हमारे कंट्रोल सर्किट के लाइन में है, तो कंट्रोल सर्किट ट्रिप करेगा या नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा। जिस तरफ ओवरलोड
एक्सेस लोड लेने पे उसका ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, हमारी सर्किट को ट्रिप कर देता है। सेम उसी तरह यदि एक फ्यूज उड़ गया तो उसके साथ पैरेलल में जो फ्यूज रिले लगा है ये भी हमारा सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिले। तो फ्यूज अगर एक उड़ गया तो होगा क्या, दो फ्यूज से चलेंगे, दो फ्यूज तो लाइन में है आप बोल सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में हमारी मोटर घूमेगी नहीं बल्कि वो हीटर बन जाएगी, सिंगल फेजिंग। जिनको सिंगल फेजिंग नहीं पता है तो आप सिंगल फेजिंग और सा एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या होता है उसमें, एक वाइंडिंग अलग हो जाती है और बाकी दो वाइंडिंग में 440 बह रहा है, और एक वाइंडिंग सर्किट से एक तरह अलग हो गई। अब दो वाइंडिंग में जो 440 बह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, ये हीटर की तरह काम करेगा अंदर का वाइंडिंग, और मोटर थोड़ी देर में गर्म होकर उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। हालांकि उसके लिए ओवरलोड आप बोल सकते हो कि काम करेगा ही नहीं, ये 50-50 हो सकता है काम करे या हो सकता है ना काम करे, उतनी देर में हमारा मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो फ्यूज फेलियर लगाने का एक फायदा क्या है कि जैसे ही एक भी फ्यूज उड़ा तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा विद इन सेकेंड्स, और हमारा ओवरलोड क्या है, थोड़ा सा वक्त ले सकता है क्योंकि वो थर्मल ओवरलोड रिले है, वो गर्म होगा हाई करंट में, फिर उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट सर्किट को ओपन करेगा। तो इस तरह FFR दैट इज फ्यूज फेलियर रिले सर्किट में काम कर रहा है, और ये हमारा कॉन्टेक्टर, देन ओवरलोड, और ये हमारा CT। लेकिन जो भी इसकी मेन सर्किट है हमें समझनी है वो है कंट्रोल वाली। इसका रिलेटेड वीडियो मेरे पास है तो मैं दिखा सकता हूँ, दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दें। K1 कॉन्टेक्टर यदि एनर्जाइज होता है, दैट मीन इसको पावर मिलता है, तो ये कॉन्टैक्ट इसको बनाएगा और 440 सिस्टम सप्लाई मोटर को चली जा रही है। तो जो भी चीज़ें हैं इसी को हमें कंट्रोल करने में यूज़ करना है, दैट मीन्स जो भी कंट्रोल सर्किट है उसका फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है इसको एनर्जाइज करना है। वो किस तरह से हो रहा है यहाँ पर देखो आप, यहाँ मुझे नजर आ रहा है K1, ये वही कॉन्टेक्टर है मेन वाला। इधर से हमारा न्यूट्रल कनेक्ट है और इधर से हमारा फेज भी है। अब बीच में इसको कौन रोक के रखा है, K42 का कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिर्फ ये कॉन्टैक्ट यहाँ बन गया तो हमारा ये K1 जो है एनर्जाइज हो जाएगा। तो K42 क्यों दे दिया भाई यहाँ पे, क्या जरूरत है, डायरेक्ट हो जाता। तो यही सब चीज़ें जो देखने मिलती है हमें इंडस्ट्रियल सर्किट में, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और वो चीज़ें ही हमें समझनी होती है, और उसके पीछे भी एक रीजन होता है। तो आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो दैट मीन्स K1 के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है K42। ये K42 का एक एनो कॉन्टेक्ट है कि K42 जैसे यदि किसी तरह से चार्ज कर दिया गया तो हमारा K1 एनर्जाइज हो जाएगा, सिंपल। अब हमें देखना क्या है, K42 को देखना है। अच्छा, ड्राइंग में एक चीज आप देखो, ये K42 के नीचे 208 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये 208 जो है, हमें किसी भी ड्राइंग में इस तरह बने रहेंगे नंबर्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 301, 302, 303, 304, 305, 6, 7, 8। ये एक तरह से सर्किट के जो पेजेस है ना उनको एक एड्रेस दिया होता है, पेज नंबर 1, 2, 3, और कॉलम नंबर 306, 307, 308। तो यदि मुझे इस कॉन्टेक्टर को देखना है कि ये K42 जो कॉन्टेक्ट नजर आ रहा है इसका कॉन्टेक्टर है कहाँ, तो मुझे देखना पड़ेगा 208।
कॉलम में। तो 208 मुझे प्रीवियस पेज में मिलेगा इस जगह पर, ये देखो आप, ये। और 208 के जस्ट नीचे में आपको दिख रहा है K42, यानी उसने सही बोला कि K42 को यदि देखना है तो 208 में चले जाओ। मैं 208 में आया और K42 मुझे नजर आ रहा है, करेक्ट। नीचे से इसको भी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है ना। अब इसकी लाइन हमें पढ़नी है, तो उसके लिए मैं फिर से स्टार्टिंग सर्किट में दिखा रहा हूं कि 110 का एमसीबी जब हम ऑन करते हैं कंट्रोल के लिए, 110 का एमसीबी, ठीक है, ऑन करते ही न्यूट्रल आपका हर कॉन्ट्रेक्टर को चला गया, चाहे वो K41 हो, चाहे K42 हो, चाहे K1 हो, ठीक है। अब यहां से आप देखो ध्यान से, सबसे पहले आ रहा है यहां पर Q3, पहला स्टॉपेज, पहला ब्रेक फेज की लाइन में, पहला ब्रेक। तो Q3 क्या है? Q3 वही है, जब आइसोलेटर को हम ऑन करते हैं तो उसका एक कॉन्टेक्ट लाइन में आता है ना, ये वही है Q3। तो हमने जब आइसोलेटर को ऑन कर दिया तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आगे कनेक्ट हो गया यहाँ पर। तो हमारा 110 चला गया। फिर ओवरलोड का भी मैंने दिखाया था, ओवरलोड, ओवरलोड भी हमारा एनसी कॉन्टैक्ट बना हुआ है, ओवरलोड हमारा हेल्दी है, अभी इसमें कोई ट्रिपिंग नहीं है, मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई है या हाई करंट नहीं ले रही है मोटर, तो ये हमारा ओवरलोड से आगे चला जाएगा। एक नीचे भी जा रहा है, नीचे वाली लाइन हम लोग बाद में देखेंगे, और इस सर्किट को देखते हैं। तो ओवरलोड से होकर फिर हमारा चला गया 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या है यहाँ पे? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। एमसीसी के राइट हैंड में जो मैंने दिखाया ना, टीवी 1 2 3 4 करके जो थी, 14 नंबर में कनेक्शन हो गया। 14 नंबर के नीचे ये जो सेक्शन है एमसीसी मार्शलिंग बॉक्स, ठीक है। मार्शलिंग बॉक्स भी क्या है, वो सेम कनेक्शन, ये जो है यहाँ पे भी आपको वो वैसे ही टीवी नंबर मिलेगा, सेम सेम। तो मार्शलिंग बॉक्स मैंने बताया कि एक कॉमन चेम्बर होता है, कॉमन बॉक्स एमसीसी का, यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वो जहाँ पे डेंजर बोर्ड रखा हुआ था, वहाँ पे भी टीवीज केवल लगे रहते हैं, टीवी, और जहाँ पे हर मॉड्यूल की वायरिंग आकर वहाँ पर कनेक्ट रहती है। तो इसकी भी ये वायरिंग वहाँ पे 14 नंबर पे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से निकल के 14 नंबर पे वहाँ पे भी कनेक्ट हो गई है। वहाँ के नीचे आपका कंट्रोल जेबी, CJB मतलब कंट्रोल जेबी, जो फील्ड जहाँ पे हमारा स्टार्ट स्टॉप लगना है। ऐसी तो नहीं ना कि हम यहाँ पे सीधे वायर को लेकर चल जाएंगे और स्टार्ट स्टॉप बटन में लगाकर फिर वापस यहाँ लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब लोकेशन चेंज होता है तो वहाँ पे भी कनेक्शन के लिए कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है। जैसे ये कनेक्शन यहाँ पे मिला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में, उसके बाद एमसीसी का मार्शलिंग बॉक्स है, ये लोकेशन चेंज हो गया, वहाँ पे भी टीवी है। अब यहाँ पर CJB मतलब जब फील्ड में जो मोटर जा रही है, मोटर के बगल में भी स्टार्ट स्टॉप तो देना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे भी एक इसी तरह कंट्रोल जेबी, सेम वहाँ पे भी इसी तरह ये टीवी नंबर बने रहते हैं, ठीक है। चले गए, तो फिर से देखो 14 नंबर पे आया यहाँ लोकल पुश बटन स्टॉप। पुश बटन हमारा स्टॉप अभी लाइन में है, तो पावर हमारी यूं आगे चली गई, आगे गई, आगे गई, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे एक स्टॉपेज है, क्या चीज है ये? Q4। Q4 क्या है? फ्यूज फेलियर रिले। जब आपने उसको लाइन में लिया ना, तो क्या हो गया, उसका कॉन्टैक्ट यहाँ इस तरह क्लोज हो गया, तो पावर फिर हमारी आगे बढ़ गई 110 वाली, मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा चला गया स्टॉप बटन एमसीसी में, स्टॉप बटन एमसीसी में चला गया K41 हमारा
एनर्जाइज हो गया। अब ये K41 क्या है, ये जब सर्किट को हम आगे देखेंगे तब समझेंगे। यहां तक आप समझ लो कि K41 हमारा एनर्जाइज हो चुका है। और K41 यदि एनर्जाइज हुआ तो ये तो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है ना, तो इसके भी कुछ तो कॉन्टेक्ट और भी होंगे एडिशनल, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है K41, ये भी K41 है जो किसी का कॉन्टेक्ट है। उसी तरह यहाँ पे भी K41 नजर आ रहा है। तो जैसे इसने चार्ज किया, मतलब ये एनर्जाइज हुआ, उसी वक्त ये सारे कॉन्टेक्ट लाइन में आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्लोज हो गए। अब आप मान के चलो कि अब हमारा जो आगे का सिस्टम मुझे देखना है K41, ये K41 क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्लोज है, देखो 1 2 3, तीनों अभी क्लोज हो गए। अब होगा क्या, फील्ड में स्टार्ट बटन भी है, स्टार्ट करना है उसको। स्टार्ट करना है तो क्या करेगा, यहाँ तक पहले पावर नहीं आ रही थी यहाँ तक, क्यों, क्योंकि K41 हमारा एनर्जाइज नहीं था, तो ये ओपन कंडीशन में था। तो यहाँ के एक एंड में तो 110 मिल रहा है, लेकिन दूसरा एंड से जा ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ कि K41 जैसे एनर्जाइज हुआ, ये कॉन्टेक्ट न्यू इस तरह क्लोज हो जाएगा। तो ये जो 110 पावर है यहाँ पे, अब वो सीधे 60 नंबर पे आई, 60 नंबर से फिर ये कनेक्ट है, इंटर कनेक्टेड है, वहां से फिर CJB में भी चली गई, CJB में फिर स्टार्ट बटन के एंड में पहुंच चुकी है, यहाँ पर है। लेकिन अभी ये कॉन्टैक्ट अभी ओपन है। तो अब जरा सोचो कि किसी ने वहां पे जो भी लोकल में कोई उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक आदमी मैंने खड़ा कर दिया और उसको बोला कि स्टार्ट प्रेस करो, स्टार्ट बटन दबाओ। वो स्टार्ट बटन जैसे ही दबाएगा, सप्लाई यूं और आगे जाएगी। मेरे कर्सर पे आप ध्यान दो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे आई, पूरी रास्ता साफ है, क्लियर है। यहाँ पे एक लूप भी है, लूप से फिर ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली। यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट तो था, लेकिन वो भर चुका है, क्यों, क्योंकि K41 हमारा ऑलरेडी एनर्जाइज है। तो K41 कभी इसमें कोई रोक टोक नहीं है, सीधा K42 हमारा पावर वहां तक चला गया 110 में। तो K42 एनर्जाइज हो गया। K42 एनर्जाइज होते ही क्या हो गया, उसका ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो हमारा K1 सीधे एनर्जाइज हो जाएगा और मेन जो हमारा पावर है ये वाला यू पकड़ लेंगे और मोटर को सप्लाई चली जाएगी। लेकिन अभी सर्किट हमारी मैंने पूरी नहीं समझाई है, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, ये मायने रखता है कि आप आगे की सर्किट को कैसे समझोगे। यहां तक में देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जब आप हमसे मुझसे जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस वक्त आप मुझसे डायरेक्ट वॉइस चैट करें। वॉइस चैट कीजिए तो क्या है कि मुझे समझ में आएगा, मैं सुन पाऊंगा, है ना डेनिस। और फिर कैसे काम करेंगे जब ब्रेक हो गया था। फिर से देखो, आप ड्राइंग को फिर से देखें, आपको नजर आ जाएगा। इस सर्किट को अभी हम 2-3 दिन समय देंगे। पावर प्लांट तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे, सर्किट को ही समझना मेन है। कोल प्लांट चलाना ना हमें, फ्यूल हैंडलिंग प्लांट यदि नहीं चलेगा तो फिर आगे क्लियर हो गया। ओके गुड। हेलो, हाँ, ड्राइंग्स को जिनको जरा सा भी डाउट है, ये रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर आप उनको चेक करो और सर आवाज आ रही? उनको फिर से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। अभी हमारी सर्किट पूरी मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, ये तो हुआ बस कि हमारा K1 कैसे
एनर्जाइज हो रहा है, और उस रास्ते में उसके दो कॉन्ट्रैक्टर और हैं, K42 और K41। क्यों लगाए गए, किस लिए? तो कल का जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल ये कंप्लीट होगा, प्लस साथ में K41 क्यों लगा, K42 क्यों लगा, जबकि हम ड्राइंग में तो पढ़ते हैं, किताबों में। नहीं, आवाज आपकी नहीं आई। हेलो, आवाज तो नहीं आई। हेलो, ऐसा तो नहीं कि मेरा ब्लूटूथ ही काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, मैं दूसरा कनेक्ट करूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, अभी आ रही है। हेलो, हेलो, आवाज आ हाँ, रही एक है? सेकेंड आ रही है, अब आ रही है। लगता है मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था। अच्छा, सर प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रदीप, बोलिए। सर ये आया है समझ, थोड़ा थोड़ा आया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, आपने ये कल आगे का देखते हैं सर। अब ये थोड़ा सा ना, ये अपने स्क्रीन को उधर कर दिया है, वो थोड़ी लाइए सर, ड्राइंग वाली कंट्रोल वाला जो है। एक सेकेंड प्रदीप, अगर हम लोग कल करें तो चलेगा, क्योंकि 7 बज गए, हमारा जी जी, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला कोई नहीं सर, कल कर है ना। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। कल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कल पूरे क्वेश्चंस आप जी अपने डाउट लेकर आइए, सारे लोग, ठीक है सर, ठीक और है सर, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल इसी समय 6 बजे, ओके आप सर, लोग हाजिर होइएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।